नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी की बात हो, उद्धव ठाकरे की बात हो, या फिर बात हो इस वक्त जो भी वहां की राजनीति में चल रहा है, तमाम चीजें चर्चाओं में हैं। और इस वक्त अगर बात की जाए तो अजीत पवार, उनका एक बड़ा बयान देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। और इस बयान के साथ साथ उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसलिए बीजेपी से हाथ मिलाया है या फिर शिवसेना से हाथ मिलाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का उद्धार हो सके। सत्ता के लिए नहीं बल्कि सिर्फ लोगों के हित के लिए वो दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन उनके इस बयान ने काफी चर्चाओं को शुरू कर दिया है और उन्हीं चर्चाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से एक बयान देखने को मिला है कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये अजीत पवार का कहना है, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इस बयान को जो है अब पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, पर मेरे को इस बयान के बहुत सारे मायने समझ आ रहे हैं। पहला मायना तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वो ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, कल मैं बीजेपी के साथ नहीं था, आज मैं बीजेपी के साथ हूँ, वो दुश्मन नहीं है, हम उनके साथ हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा संदर्भ मुझे ये समझ आता है, कहीं अजीत पवार का इशारा इस तरफ तो नहीं है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मतलब शरद पवार कल बीजेपी के खिलाफ थे, हो सकता है आज वो बीजेपी के साथ आ जाएं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं है, ये तो सभी कहते हैं और कल अजीत पवार ने कहा। तो क्या ये उस संदर्भ में कहा गया है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से बयान अलग अलग आ रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ से कह रही है कि आप रुक जाइए, बस कुछ ही दिन में अजीत पवार वापस आ जाएंगे और फिर महाविकास अघाड़ी में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ से जो ये गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, जिसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल है, वहां से ये आवाज आ रही है आप रुक जाइए, अभी थोड़े दिन में शरद पवार हमारे साथ आ जाएंगे और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एक स्टेटमेंट है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, इसको आप जितना ब्रॉड करके देखना चाहते हैं देख लीजिए, जितने मायने निकाल सकते हैं, क्योंकि इस एक लाइन के बहुत सारे मायने। जी सर, इसके साथ साथ कई सारे, जब उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वो किसी एक को बेनिफिट नहीं देना चाहते, यानी पूरे समाज के किसी वर्ग को बेनिफिट नहीं देना चाहते, वो सभी को बेनिफिट देना चाहते हैं। और इसी बयान पर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि वो अब जनता की मदद के लिए आए हैं और इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया है बीजेपी से या फिर शिवसेना के दूसरे गुट से, तो वो ये जवाब दे कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने कौन सी योजनाएं बनाई हैं। तो ये तो उन पे उंगली उठ गई खुद, क्योंकि सत्ता में तो वो उनके साथ ही थे। ठीक है, पहले भी थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनके साथ ही अजीत पवार भी थे, तो वो तो उनके ऊपर ही उंगली उठ गई खुद। आप बताइए क्या किया है, तो आपके साथ ही थे, आप ही बताइए क्या किया है। लेकिन अब ये मुझे लगता है, जी ये जो वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ से तीर फिर दूसरे तरफ से निशाना, ये महाराष्ट्र में हर रोज एक नया बयान आता है, हर रोज एक नई बात सामने आती है। अभी एकनाथ शिंदे का भी बयान आया था, जो मुख्यमंत्री है वहां पे, कि जो अजीत पवार हैं उनका पूरा विश्वास है पीएम मोदी में, उनकी योजनाओं में, इसलिए वो हमारे साथ हैं और कोई चिंता की बात नहीं है, हम आगे एक अच्छे चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने आप दिन बीतने दीजिए, हर रोज ऐसा कोई दिन जाता ही नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में जब कोई बयान ना आए। पार्टियां भी जितनी है ना, एनसीपी ने तो बीजेपी की तरफ से आ जाएगा, बीजेपी ने तो कांग्रेस की तरफ से आ गया, कांग्रेस ने तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप नहीं तो एकनाथ शिंदे नहीं तो मन से, इतने ज्यादा है कि हर रोज आपको एक नया तूफान, नया बयान सुनने के लिए। जी। जी सर, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, यानी उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि अजीत पवार को तो सब कुछ बिल्कुल रेडी मिला, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर ऐसा ही था, वो जनता की मदद ही करना चाहते थे, तो उन्हें खुद की पार्टी तैयार करनी चाहिए थी। उन्हें इस तरीके से अपने चाचा की जो सत्ता थी या फिर जो उनका फायदा था वो नहीं लेना चाहिए था, इस तरीके से डाका नहीं डालना चाहिए था। सबको रेडी मिलता है गीता, सबको रेडी मिलता है। क्या उनको शिवसेना रेडी नहीं मिली? बाला साहब ने शिवसेना बनाई, इतनी मेहनत करी। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी बनाई, क्या उनके नेताओं की बीजेपी रेडी नहीं मिली? क्या इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को आगे लेके गए, तो क्या आज राहुल गांधी को कांग्रेस नहीं मिली? क्या प्रकाश सिंह बादल ने अकाली दल को बनाया, तो क्या सुखबीर बादल को पार्टी नहीं? ये कहना गलत है कि किसी ने किसी पे डाका मारा है। सबको ही एक दूसरे की जो चीज है वो आगे मिलती है, और ये तो रिले रेस की तरह है। एक सत्ता वो आगे देके जाता है, फिर वो आगे दूसरे आने वाले नेताओं को मिलती है।
ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये तो सबको ही मिलती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरह के बयानात एनसीपी के बीच में चल रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। शरद पवार कहते हैं पार्टी में कोई फूट नहीं है, हम सब एक हैं, ये हमने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो कह देते हैं कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अब अगर एक है तो ये किस तरह से एक है, क्योंकि आधा जो गठबंधन दल है वो एनडीए के साथ जाके बैठा है, आधा इंडिया के साथ जाके बैठा है। तो आप अगर बयान देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ढकने की कोशिश है, भाई अभी चीजों को आप ढक दीजिए, अभी चल रही है बातचीत, अंदर खाते नेगोशिएशंस चल रही हैं, अंदर खाते बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है कि जब शरद पवार इंडिया गठबंधन की बैठक में जाएंगे तो बहुत सारे नेता उनसे पूछेंगे भी कि आप हमें क्लियर करें थोड़ा, आप हमें क्लैरिटी दें कि आप हमारे साथ हैं या किस तरह हमारे साथ हैं, या क्या भविष्य है, या आपकी पार्टी के लिए आप दावा ठोकने वाले हैं कि नहीं ठोकने वाले हैं। अगर आप कहते हैं कि पार्टी एक है और उधर जो नेता गए हैं वो भी हमारे ही हैं, तो हम कैसे मानिए हमारे हैं, वो तो दूसरी जगह जाके बैठे हैं, उनकी पॉलिसीज उनकी नीति को बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं सरकार में, तो हमारे साथ कैसे हैं। तो शरद पवार को खुद से ही बहुत सारे सवालों का मुझे लगता है आने वाले दिनों में अपनी ही गठबंधन के अंदर से सामना करना। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि जो एनसीपी में खुद की बयानबाजी है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई दिनों से उनकी अपने भतीजे से कई सारी मुलाकात हो रही थी, यानी शरद पवार की अजीत पवार से मुलाकात हो रही थी। जब अजीत पवार का ये बयान सामने आता है कि वो जनता की मदद के लिए उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा या शिवसेना के दूसरे गुट के साथ शामिल होना पड़ा, तो क्या वो कहीं ना कहीं एनसीपी पर भी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एनसीपी लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी, या सिर्फ मतलब इतना है कि सत्ता में आना जरूरी था लोगों की मदद के लिए? जी बिल्कुल, यही आमतौर पे कहा जाता है कि सत्ता में आना जरूरी था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार जल्दी राजी हो जाए। अब देखिए दो चीजें चल रही हैं वहां पर। एक जो धड़ा है वो ये कह रहा है अजीत पवार जल्दी राजी हो जाएंगे और वापस महाविकास से खड़े जाएंगे। एक तरह के एक नेताओं का जो गुट है वो ये कह रहा है कि जल्दी शरद पवार राजी हो जाएंगे और वो एनडीए में आ जाए। अब ये भगवान जाने अंदर क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि जितने बयान अजीत पवार और शरद पवार के आते हैं वो काफी डिप्लोमेटिक और एक दूसरे को नहीं घेरने वाले बयान हैं। जब शिवसेना दो फाड़ हुई तो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक दूसरे पर करारे हमले किए गए, एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा गया पार्टी के दो धड़ों द्वारा। अब लेकिन यहाँ पर बहुत फ्रेंडली सी चीजें लग रही हैं, यहाँ पर कोई एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे। वो कह रहे कि ठीक है एक धड़े के नेताओं ने अलग रुख अपनाए हैं, उनकी एक अलग सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है, फूट नहीं है। एक तरफ का पहले शुरू शुरू में कहा गया अजीत पवार ने तो गद्दारी की है, ये किया है वो, उसके बाद कई जगह से उनकी फोटो भी हटाई गई। फिर इसके बाद अब यह कहा गया नहीं वो तो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो तो पार्टी में ही है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो पार्टी में है ये मान लिया जाए तो फिर पार्टी तो एनडीए गठबंधन के साथ है, वो तो सरकार में है, तो क्या मान लिया जाए कि सभी उनके साथ है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसी स्थिति है कि जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आप जाते हैं ना कभी एटीएम में गए होंगे, कार्ड डाला पिन डाला और पैसे भी कट गए और नोट भी बाहर नहीं आए, तो ये वो स्थिति हो रही है कि मेरे पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, या मशीन में ही है या दोबारा। अब ये वही स्थिति है, विधायक कहाँ हैं, आए हैं शरद पवार के साथ हैं या अजीत पवार के साथ हैं, पार्टी में है कि नहीं है। बहुत स्थिति जो है अभी महाराष्ट्र में ऐसी है। और आने वाले दिनों में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा संकेत किसी की तरफ से नहीं है, क्योंकि रैलियां धड़ाधड़ चल रही हैं। एक जगह शरद पवार जाके रैली करते हैं तो वहाँ पे अजीत पवार भी रैली करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ दिन और थोड़ा दिन चलता रहा तो इससे वोटर जरूर कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी भी धड़े का हो, उसको जरूर लगेगा यार ये हो क्या रहा है, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं है कि मेरा नेता कौन है या मैं किस तरफ जाऊं या कौन किस तरफ है। ये बड़ी कंफ्यूजन है। जी, यानी अभी कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये उठापटक थोड़ा समय लेगी शांत होने के लिए। और इसके साथ साथ पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे सर? कंक्लूड, ये महाराष्ट्र में जो अभी राजनीति की एक जंग चल रही है जिसे हम साइलेंट वॉर कह सकते हैं, बहुत साइलेंट तरीके से चल रही है। तो एक ही पार्टी के दो अलग अलग धड़े, मंत्री भी बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन मुलाकातें दूसरे धड़े से हो जाती हैं, बातचीत भी घंटों बैठ के हो जाती है। कई बार ये कह दिया जाता है कि परिवार का मसला है, कई बार ये कह दिया जाता है कि एक निजी मुलाकात है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें आगे भी होती रहेंगी, लेकिन कब तक होती रहेंगी, किसका मन परिवर्तन होगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है गीता, कि क्या वो
अजीत पवार का मन परिवर्तन होगा या फिर वो शरद पवार का मन परिवर्तन होगा। अब ये तो परिवर्तन तो हो चुका है, लेकिन मन किसका परिवर्तन होता है उसका इंतजार करते हैं। जी, यानी पूरा इंतजार मन परिवर्तन पर टिका है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस चर्चा में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर अब इंतजार है कि आखिर हृदय मन परिवर्तन किसका होगा, और ये परिवर्तन ही बताएगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की ये उठापटक शांत होगी। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।